नमस्कार, 4 बजे के समाचारों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। स्वागत की जोरदार तैयारियां। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर सीबीआई को सौंपी जांच। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने दी जानकारी। कहा कि छात्रों के हितों के साथ नहीं होगा समझौता। जल्द होगी परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। कथित नीट पेपर लीक मामले पर गरमाई सियासत। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव से जोड़े मामले के तार। कहा कि तेजस्वी से पीएस ने गेस्ट हाउस में बुक कराए थे आरोपियों के कमरे। वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। हाई कोर्ट में चल रहे मामलों पर लगाई रोक। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ बड़ा आदेश। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द किया। राज्य में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल पर बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन जारी। बेंगलुरु में राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक निकाली साइकिल रैली। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में नकली शराब पीने से 35 लोगों की मौत। 70 से अधिक अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री ने दिए सीआईडी की जांच के आदेश। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने घटना के लिए सीएम एमके स्टालिन को ठहराया जिम्मेदार। पहाड़ से मैदान तक मौसम के तेवर में कुछ नरमी। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी से मिली थोड़ी राहत। आईएमडी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 इलाकों में 5 दिनों तक जारी रहेगी हीट वेव की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश विदेश में मची योग की धूम। वॉशिंगटन डीसी समेत कई देशों में भी लोगों ने उत्साह के साथ किए योगासन। और आईसीसी टी20 विश्व कप में आज खेले गए सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। तो वहीं आज शाम भारत और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। और अब विस्तार से नजर डाल लेते हैं समाचारों पर, जहां पीएम मोदी आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। उनके स्वागत की यहां जोरदार तैयारियां की गई हैं। पीएम आज केंद्र शासित प्रदेश को विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह। कभी आतंक का गढ़ रही कश्मीर की धरती से पूरी दुनिया को योग के जरिए शांति का संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं 21 जून की सुबह प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों सहित हजारों लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आएंगे। इसके लिए प्रशासन और आयुष मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं।
प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7,000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 23 से 24 करोड़ लोगों ने योग करके संपूर्ण विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इससे एक नए प्रकार की जागरूकता भी पैदा हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लगभग 23-24 करोड़ लोगों ने अब तक योग करके एक नया विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उम्मीद है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया के कई लोग योग से जुड़ेंगे। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर, DD न्यूज। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग दिवस मनाने के लिए श्रीनगर के लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के श्रीनगर में 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। योग दिवस के लिए शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पूरी तरह तैयार है। इस वर्ष का आयोजन युवा मन और तन पर योग के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। इस समारोह का उद्देश्य योगाभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देना है। इस वर्ष की थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। इसके माध्यम से योग के जरिए व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने को रेखांकित किया जाता है। यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रसार को प्रोत्साहित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएशन से UN ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित किया। उसको ये 10वां संस्करण है। 10 वर्ष में योग विश्व भर में पहुंच गया। एक प्रकार से जैसे हम कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु के रूप में जो भारत को प्रस्थापित करने के लिए जो योग है, ये महत्वपूर्ण माध्यम है। पिछले 10 वर्षों में योग को लेकर के एक नए प्रकार की जागरूकता पूरे देश में आई है और जम्मू कश्मीर में भी आई है, खासतौर से कश्मीर वैली में भी आई। वैसे तो 5000 साल पुराना ये मुझे लगता है कि भारत के लिए अमूल्य उपहार रहा है और मन और तन दोनों में एकात्म कैसे स्थापित हो, मुझे लगता है कि योग से बेहतर इसका कोई समन्वय नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर श्रीनगर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए लोग उत्सुक हैं। जम्मू और कश्मीर में बहुत उत्साह है और बहुत सारी पार्टिसिपेशन हमें मिल रही है। 6000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने का ऐसा अंदेशा है। खुशी है इस चीज़ की कि हम इस बड़े इवेंट में यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि हो रहा है यहाँ पे SKICC एट डल लेक के पास है। इट्स रियली ए प्राउड मोमेंट। हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। घर घर तक योग का प्रसार हो और सभी गांवों के लोग योग दिवस में हिस्सा ले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने देश के सभी ग्राम प्रधानों को पत्र भी लिखा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रसार और जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। बीते साल दुनिया भर में 23 करोड़ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री ने 2015 से दिल्ली में कर्तव्य पथ, चंडीगढ़, देहरादून, रांची, लखनऊ, मैसूरू सहित न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया है।
श्रीनगर में काफ़ी उत्साह है लोगों के बीच। ये आप खूबसूरत डल लेक देख रहे हैं और इसी डल लेक के डल झील के किनारे ये जो शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यहीं प्रधानमंत्री इस योग सत्र का नेतृत्व करेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे और दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। और यहाँ बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और बुलेटिन के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जहां कथित नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा का कहना है कि नीट पेपर लीक मामले के तार तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी के PS ने गेस्ट हाउस में आरोपियों के कमरे बुक कराए थे कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे। वहाँ परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूँगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। वहीं UGC नेट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने बताया कि परीक्षा रद्द करते हुए मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। 18 जून को UGC नेट की परीक्षा हुई थी जिसमें 9 लाख छात्र शामिल हुए थे। संयुक्त सचिव ने बताया है कि 19 जून को UGC को कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे लगा कि परीक्षा में शायद कॉम्प्रोमाइज हुआ है और मंत्रालय को जैसे ही इसकी जानकारी हुई है परीक्षा को तुरंत रद्द किया गया और मामले को CBI को रेफर कर दिया गया। UGC नेट की परीक्षा जो 18 जून को NT ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को UGC को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। टू टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को CBI को भी रिफ़र कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वे छात्रों के हित के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Ministry is committed to ensure student interest at all levels, and Ministry does not and will not hesitate to take any action against anyone if found involved in any matter which indicate the compromise of examination. स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम ना कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है। और इसी मामले पर दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ जुड़ गए हैं। निशांत, हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रही है, और क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए साहिमा, ये 18 जून को परीक्षा हुई थी, यूजीसी नेट परीक्षा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाती है। साल में 2 बार ये परीक्षा होती है, एक बार जून में होती है और एक बार दिसंबर में होती है। तो ये जो 18 जून को जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, देश के 317 शहरों के 1200 से अधिक केंद्रों पे हुई थी। तो परीक्षा के बाद जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C बोलते हैं, जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, उसके माध्यम से यूजीसी को कुछ इनपुट्स मिले कि इस परीक्षा की शुचिता के साथ समझौता किया गया है, सैंक्टिटी के साथ, पवित्रता के साथ कुछ समझौता हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और कुछ गड़बड़ियाँ हुई है कुछ जगहों पे। तो इससे जुड़े इनपुट्स यूजीसी को मिले थे। यूजीसी ने ये सूचना फिर शिक्षा मंत्रालय को दी और शिक्षा मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया, क्योंकि यूजीसी नेट परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। और जैसा कि आपने बताया कि 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और इसी परीक्षा के आधार पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली होती है या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप दिया जाता है। और इस साल से यह भी निर्णय लिया गया था कि जो पीएचडी में दाखिले होते हैं वो भी इसी नेट परीक्षा के माध्यम से होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है और ऐसे में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की धांधली की शिकायत आती है तो शिक्षा मंत्रालय ने काफ़ी त्वरित कार्रवाई की उसके ऊपर और उसको रद्द करने का निर्णय लिया। कल ही रात को ये निर्णय लिया गया और सीबीआई को अब इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। सीबीआई पूरे विस्तार से इस मामले की जांच करेगी कि किस लेवल पर, किस स्तर पर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है। और शिक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि पूरी निष्पक्षता से जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि आपने बताया भी कि मंत्रालय के हिसाब से ये कहा गया है कि छात्रों का हित सर्वोपरि रखा गया है। छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, उनके करियर का पूरा ख्याल रखा जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक अगली परीक्षा जो यूजीसी नेट की परीक्षा जो दोबारा कराने का सवाल है, तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाएगी जिस पर फिर से ये यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्रालय काफ़ी सख्त है इस पूरे मामले को लेकर और अब जांच के बाद जो सीबीआई जांच करेगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि कौन कौन इसमें दोषी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी निशांत, जाहिर सी बात है कि ये एक छात्रों के भविष्य का सवाल है और सरकार काफ़ी सख्त है और मंत्रालय ने भी आज कह दिया है कि छात्रों के जो हित हैं उसका ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। वहीं हम देख रहे हैं कि नेट परीक्षा को लेकर जिस तरह से सीबीआई को जांच सौंपी गई है, उसी तरह से नीट परीक्षा को लेकर भी कई खुलासे लगातार होते जा रहे हैं और उसको देखते हुए सरकार क्या कदम उठा रही है? जी देखिए, बिल्कुल नीट परीक्षा को लेकर आपको मालूम है कि पहले ही एनटीए ने कहा था कि जिन बच्चों को 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी दोबारा परीक्षा इसी रविवार को 23 तारीख को आयोजित करवाई जाएगी। और जहां तक जो धांधली या कथित पेपर लीक के जो मामले पटना में सामने आए हैं उनकी जांच बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है वो अपने स्तर पर कर रही है। और शिक्षा मंत्रालय ने जो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई है उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि आपकी जांच में क्या पाया गया है उसका ब्यौरा आप हमें उपलब्ध कराएं। तो बिहार पुलिस जो रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कराएगी
और उसमें अगर कुछ भी सामने आता है, किसी प्रकार की धांधली की बात सामने आती है, पेपर लीक से जुड़ी हुई कोई बात सामने आती है, तो शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि रिपोर्ट एक बार हमें मिल जाए, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है, नीट के मामले में भी कहा है कि छात्रों को अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत रहना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय ये पूरा प्रयास करेगा कि उनके हितों से कोई समझौता ना हो और जो भी जहां भी अलग अलग जगहों पे गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है नीट परीक्षा में, उसकी पूरी निष्पक्षता से, पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी। जी निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां नीट परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगाई है और इसके साथ ही सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नकार दिया है और इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को फिर से करेगा। और दरअसल एनटीए ने अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की है। वहीं दूसरी 8 याचिकाओं में नीट परीक्षा में विभिन्न गड़बड़ियों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किए जाने और सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की जांच की मांग की गई थी। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाई पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान का दौरा किया। राष्ट्रपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर संस्थान में एक पौधा भी लगाया और साथ ही एक पुनर्निर्मित कृत्रिम अंग और ऑर्थेसिस केंद्र का दौरा कर वहां आए लाभार्थियों से बातचीत की। राष्ट्रपति ने दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता के साथ बातचीत कर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होने से पहले एक्स पर लिखा कि श्रीनगर के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं 2 कार्यक्रमों में भाग लूंगा। आज शाम को मैं युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर में बदलाव लाना कार्यक्रम में भाग लूंगा, जो युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित है। 1500 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। इन कार्यों में बुनियादी ढांचा, जल आपूर्ति, शिक्षा और बहुत कुछ शामिल है। कल सुबह मैं श्रीनगर में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लूंगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से फोन द्वारा हुई बात पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो से फोन कॉल पर बात करके बहुत खुशी हुई है। पीएम ने उनके आगामी राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। हमने भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, जो हमारे सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक अहम बैठक का आयोजन हुआ। ये त्रिपक्षीय बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक के दौरान समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण सहयोग और बहुपक्षीय जुड़ाव को आगे बढ़ाने के क्षेत्रों पर चर्चा हुई। बिहार में पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया है। दरअसल राज्य में आरक्षण की सीमा 50% होती है, लेकिन बिहार सरकार ने आरक्षण को 65% तक बढ़ा दिया था, जिसको हाईकोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST
EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के कानून को रद्द कर दिया गया है। और यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड ने परीक्षा करने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा करने का काम नहीं मिलेगा और इसके साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी के संचालक विनीत आर्य को STF की तरफ से 4 बार नोटिस दिया जा चुका है और जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्जाम की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 17 और 18 फरवरी को हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 24 फरवरी को रद्द कर दिया गया था। NIA ने जबरन वसूली और कोयला खदान पर हमला मामले में झारखंड के हजारीबाग और रांची जिलों में 3 स्थानों पर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, एक फॉर्च्यूनर और कुछ आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। NIA ने इस मामले में पहले सुजीत सिन्हा, अमन साहू और हमले से जुड़े 24 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह हमला इन गिरोहों द्वारा दिसंबर 2020 में धन उगाही और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार तीसरे कार्यकाल में अपनी पहली विदेश यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। एस जयशंकर का कोलंबो पहुंचने पर श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री थारका बालासुरिया और पूर्वी प्रांत के राज्यपाल सेंथिल थोंडामन ने स्वागत किया। श्रीलंका दौरे के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की। और श्रीलंका पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने PM का हार्दिक अभिनंदन कर विभिन्न द्विपक्षीय परियोजनाओं और पहलों पर हुई प्रगति की सराहना की और साथ ही बिजली, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बंदरगाह, बुनियादी ढांचे, विमानन, डिजिटल, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग के लिए आगे बढ़ने के रास्ते पर चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आज निर्माण भवन के विभिन्न कार्यालयों का दौरा किया। उन्होंने रिकॉर्ड रूम, रजिस्ट्री रूम, स्वास्थ्य वेधशाला और विभिन्न प्रभागों का दौरा किया। JP नड्डा ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उन्हें नागरिकों के जनहित में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये निर्देश भी दिया है कि हम सब लोग नागरिक के पक्ष के दृष्टि से, जिससे कहते हैं सिटीजन्स फ्रेंडली, ये अप्रोच रखनी चाहिए। ये हमको अपना विचार रख करके काम में सेवा भाव से जुड़ना चाहिए। सभी ऑफिसर्स ने उत्साह मन से ये कहा है कि वो पूरी ताकत के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करते हुए जनहित में जितना भी काम हो सकेगा वो करने का प्रयास करेंगे। और देश की राजधानी दिल्ली में पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। दिल्ली में जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर टैंकर से पानी भरने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार समस्या का निराकरण करने के बजाय आरोप मढ़ने में व्यस्त है। कल बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार पर लापरवाही और 600 करोड़ के फायदे वाली दिल्ली जल बोर्ड को घाटे में ले जाने का आरोप लगाया। और दिल्ली में महीना बीतने को है, लेकिन जल संकट की समस्या का निदान अभी तक नहीं हो पाया है। और इसी बीच दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हरियाणा दिल्ली को काफी पानी दे चुका है। उन्होंने पानी देने के संदर्भ में हरियाणा द्वारा आतिशी को भेजे पत्र का जिक्र भी किया और साथ ही दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी केवल झूठ बोलना जानती है। कल हरियाणा के जल मंत्री की शाम की स्टेटमेंट है
सरकारी कागज है। जो उन्होंने आतिशी ने जो कल पत्र लिखा है उसका जवाब उन्होंने आतिशी को भेजा है, ये उनके सिग्नेचर हैं, जिसमें वो पूरा बता रहे हैं, एक एक मीटिंग का हवाला देके बता रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि आतिशी आप झूठ बोल रही हैं, लगातार झूठ बोल रही हैं, हरियाणा तयशुदा सीमा से अधिक पानी आपको दे रहा है। कल शाम तक का लेटेस्ट डाटा है कि रोज़ कितना पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा है। और ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, कल भी 17.34% पानी दिल्ली को ज़्यादा मिला है। जल संकट पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है। इनके पास जब भी जिम्मेदारी आती है, चाहे वो निगम में आई तो निगम की भी सारी लचर परिस्थितियां आप सबके सामने हैं। दिल्ली सरकार के बाकी विषय भी जो जनता के लिए होने चाहिए, उन सब में भी इनका भ्रष्टाचार, इनका नॉन प्लानिंग, इनका नॉन एग्जीक्यूशन, यही स्थिति दिल्ली के पानी को लेकर के आज दिल्ली की जनता जो प्यासी है, उसकी जिम्मेदार केजरीवाल जी की सरकार है। और दिल्ली में पानी की किल्लत के मुद्दे पर दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। वाटर क्राइसिस तो है दिल्ली में। सबसे पहले ये जनता की जो समस्या है उसका समाधान होगा कैसे? जनता की समस्या का समाधान जनता ही करेगी। जिस केजरीवाल को 10 साल पहले सीट पे बिठाया, 18 में पानी ला दूंगा, 19 में ला दूंगा, 20 में ला दूंगा, कहाँ गए वो वायदे? पानी कहाँ से लाएंगे? पानी तो हरियाणा दे रहा है, पूरा पानी दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, हाई कोर्ट भी कह रही है, आपके जलाशयों में मिट्टी गाद भरी पड़ी है, आपका सिस्टम फेल है। पहले आप एलजी से मिलते हैं, फिर आप कहते हैं जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखा है, फिर आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को लिखा है, कल राष्ट्रपति जी को लिखेंगी, और फिर कह रहे हैं हम अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर मत बैठिए मैडम, जाकर एलजी को अपना त्याग पत्र दे दीजिए कि हमारे बस की बात नहीं दिल्ली को चलाना। की समस्या की बात होती है तो मुनक नहर का जिक्र आता है। इस बार भी मुनक नहर काफ़ी चर्चा में है। कितना पानी आता है मुनक नहर से और कितना आना चाहिए, और जो आरोप हैं कितने सही हैं आतिशी के? देखिए, आतिशी के मैं यही तो बात कह रहा हूँ, आतिशी आमने सामने आकर बात कर ले। अपर यमुना रिवर बोर्ड है, मान्यता प्राप्त बोर्ड है। 18 जून को उन्होंने कंबाइंड सर्वे किया है, जिसमें जल बोर्ड के अधिकारी थे, मेरे पास रिपोर्ट है वो, और वहाँ पाया गया 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा छोड़ता है, 924-925 क्यूसेक पानी का हमारा एग्रीमेंट है, और 18 तारीख को 970 क्यूसेक पानी वहाँ मिला है। तो इसके बाद मुझे लगता है कि सच्चाई जो है उसको देखकर मैडम आतिशी को प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखना चाहिए था, अपनी गिरबान में झांकना चाहिए था, अपने एमएलएस को पूछना चाहिए था, अपने अधिकारियों को पूछना चाहिए था, क्योंकि अधिकारियों ने मिलकर पैसा 72,000 करोड़ मिलकर बांट खाया है। एक आखिरी सवाल है आपसे, एक वाटर लेवल की बात हो रही है, क्योंकि जलस्तर काफ़ी नीचे है। दिल्ली में काफ़ी जलाशय थे, क्या हुआ उसका? हर गांव में तालाब थे, उसका क्या हुआ? और वाटर लेवल कैसे मेंटेन होगा? देखिए, हर गांव में जो तालाब थे, जैसे जैसे गांव अर्बन हुए वैसे वैसे तालाब जो है डीडी के पास आए हैं। लगभग 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो तालाब दिल्ली सरकार के अंडर में थे। 2018 तक भी दिल्ली के तालाब दिल्ली सरकार के अंडर में थे। हम तो 1998 में सरकार में थे। उन तालाबों का इन्होंने सदुपयोग नहीं किया। कैमरामैन मोहित विके के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और चुनाव के वक्त जनता लेगी पानी का हिसाब। आम आदमी पार्टी को पानी पिलाएगी जनता, और पानी के प्रबंधन में केजरीवाल फेल हो गए हैं, और मुनक नहर से दिल्ली को मिल रहा है अतिरिक्त पानी। दिल्ली के जल स्रोतों को बचाने में आप सरकार नाकाम है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत
अकबर नगर में कुकरेल नदी के तट पर बनी अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का काम पूरा हो गया है और इस क्षेत्र को अब इको टूरिज्म के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए अकबर नगर के कुकरेल नदी से हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। हमारे ठीक पीछे कुकरेल नदी है। इस नदी की कोई बहुत लंबाई नहीं है, सिर्फ 4 किलोमीटर की है और यह 4 किलोमीटर नदी वन क्षेत्र था जो कभी राजधानी लखनऊ को प्राकृतिक रूप से इसकी आबोहवा को दुरुस्त रखने में मदद किया करता था। लेकिन समय बदला और उसके साथ साथ लोगों ने इस पर अवैध अतिक्रमण करना शुरू किया। जब इस पे अपना स्वरूप खोया, अपने अस्तित्व को खोया, तो उसके बाद लोगों का ध्यान बढ़ गया। तो 1984 में इस पर एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि इसमें 284 अवैध निर्माण हैं। लेकिन भूमाफियाओं और राजनीति के सिकंजे में फंसी कुकरेल नदी पर जब ये कार्रवाई हुई तो पता चला कि इस पर 100 से अधिक शोरूम विकसित हो गए। 40 साल तक लगातार इस कुकरेल नदी पर हुए इस अवैध कब्जे को 8 दिन में तब हटाया जा सका जब सरकार ने इसका संज्ञान लिया और एक लंबी लड़ाई लखनऊ राजधानी हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक लड़ी और उसके बाद इसके अस्तित्व के पुनर्स्थापना के लिए अनेक कदम सरकार उठाने जा रही है। 55 नाले इस नदी में प्रवाहित होते हैं जिनको रोकने के लिए उपाय किया जाएगा। इस पूरे 1 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ट्रामवे और पाथवे बनाया जाएगा। यहीं पर चिड़ियाघर को भी जो है शिफ्ट किया जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर 54 प्रजातियों के तमाम सारे जानवर रखे जाएंगे। निश्चित तौर पर अवैध आक्रमणकारियों और राजनेताओं के गठजोड़ का यह बेहतर नमूना था जिसे कहीं न कहीं वर्तमान सरकार ने तोड़ करके यह दिखाया कि कानून से कोई परे नहीं हो सकता। आशुतोष गुप्ता के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैमिली आईडी कार्ड प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि हर परिवार के पास उनकी फैमिली आईडी होनी चाहिए। ये कार्ड परिवार की हर जरूरत पूरा करने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार आईडी से हर वंचित और गरीब को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के भी निर्देश दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को खास सौगात दी है। सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी दर बढ़ाने की मंजूरी देते हुए धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ फसलों की एमएसपी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। और फसलों की एमएसपी बढ़ाए जाने से बाराबंकी जिले के किसान काफी उत्साहित हैं। धान का समर्थन मूल्य 117 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है, जो कि हम किसान भाइयों के लिए बहुत खुशी की बात है। और बाकी अन्य लगभग 14 खरीफ फसलों के एमएसपी दाम बढ़ाए हुए हैं मोदी जी ने। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही तुरंत उन्होंने 2 बहुत अहम फैसले लिए, जिसमें कि किसान सम्मान निधि जो कि 2000 रुपये आती है प्रत्येक किसान को दे दी गई है, और दूसरा ये आपका जो 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। तो इससे हम किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये किसानों के हित में लिए गए निर्णय जो है, ये दोनों निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। ये बहुत ही काबिल तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी का फैसला है और हम किसान यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से किसानों की आय जैसे बढ़ रही है उसी प्रकार अगर ये जो है फसलों का एमएसपी बढ़ाते रहेंगे तो किसान हमारा गौरवान्वित महसूस करेगा। किसानों के हित में किए गए निर्णयों में से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था पीएम किसान की 17वीं किस्त को रिलीज़ किया जाना। इस किस्त के रिलीज होने से किसान बहुत आसान्वित थे कि खरीफ का सीज़न चल रहा है। अब खरीफ में बीजों की उपलब्धता, व्यवस्था, उर्वरकों की व्यवस्था, अन्य जो भी इनपुट्स है उसकी व्यवस्था वो आसानी से कर सकेंगे। तो इस दिशा में बहुत ही कारगर कदम था और किसान इससे बड़े ही उत्साहित है। हमारा जैसे जनपद बाराबंकी है, यहाँ पे धान का काफ़ी बड़ा रकबा है और धान के केस में 117 रुपये की लास्ट ईयर से वृद्धि की गई। इस साल 2300 रुपये सामान्य धान का और 2320 रुपये ग्रेड ए का जो दर जारी की गई है। इससे किसानों को अहम फायदा होगा। और कैबिनेट के अहम फैसलों में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत महाराष्ट्र में
76,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी गई है और इसे पालघर जिले के वधावन में ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बंदरगाह सभी मौसमों में संचालन योग्य होगी। इसका निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड VPPL द्वारा होगा। VPPL जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम्स बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष उद्देशीय इकाई SPV है। JNPA और MMB की इसमें हिस्सेदारी 74% और 26% है। पूरा होने पर यह बंदरगाह दुनिया की शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। बंदरगाह में 1000 मीटर लंबे 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे और कोस्टल बर्थ सहित 4 बहुउद्देशीय बर्थ बनाए जाएंगे। 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, 1 रोरो बर्थ और कोस्ट गार्ड बर्थ बनाए जाएंगे। ये भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से निर्यात और आयात में सहायता देंगे। और परियोजना की संचयी क्षमता 298 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी और इसमें लगभग 23.2 मिलियन TEU 20 फुट समकक्ष कंटेनर हैंडलिंग क्षमता शामिल है। भूमि अधिग्रहण घटक सहित परियोजनाओं की कुल लागत 76,220 करोड़ रुपए है और इसमें PPP मोड में प्रमुख अवसंरचना, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक अवसंरचना का विकास शामिल है। बंदरगाह और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क संपर्क स्थापित किया जाएगा। मौजूदा रेल नेटवर्क और आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेल संपर्क स्थापित किया जाएगा। PM गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप ये परियोजना आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और इसमें लगभग 10 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं मोदी कैबिनेट ने किए गए एक के बाद एक कई बड़े ऐलान के बाद देश में लगातार विकास के नए राह आयाम खुलते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में भारत में पहली बार अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होंगी। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को व्यवहारिक बनाने के लिए 7,453 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी मिलेगी और इसके तहत 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और चालू करने के लिए 6,853 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा और इसके तहत गुजरात और तमिलनाडु में से प्रत्येक के तट पर 500 मेगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होंगी। परियोजनाओं की लॉजिस्टिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपए का अनुदान शामिल है। ये परियोजनाएं पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी डेवलपर्स द्वारा स्थापित की जाएंगी। अपतटीय सब स्टेशनों सहित बिजली उत्पादन संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। पवन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक शुरू होने से सालाना लगभग 3.72 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन होगा और ये भारत के ऊर्जा संबंधी बदलावों से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में भी योगदान देगा और इससे 25 वर्षों की अवधि के दौरान 2.98 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष उत्सर्जन में वार्षिक कमी आएगी। ये योजना न केवल भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास की शुरुआत करेगी बल्कि देश में महासागर आधारित आर्थिक गतिविधियों के पूरक के लिए भी आवश्यक इकोसिस्टम का निर्माण भी करेगी और ये इकोसिस्टम लगभग 4,50,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रारंभिक 37 गीगावाट क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास को सहायता प्रदान करेगा। और यहाँ बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DT न्यूज। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप इंडिश का जर्नी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस,
सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं योग की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग की तैयारियों को लेकर बच्चों और योग प्रशिक्षक शब्बीर मोहम्मद डार से डीडी न्यूज़ की खास बातचीत आपको दिखाते हैं। मैं श्रीनगर के जॉगर्स पार्क में हूं और आप देख रहे हैं कि जॉगर्स पार्क में योग कुछ बच्चे कर रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जो नियमित रूप से योग करते हैं और साथ ही साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें ये हिस्सा लेंगे और उसकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त। और बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर बच्चे और बाकी लोग भी पार्क में बाकी जगहों पर योग कर रहे हैं और उसका एक तरह से स्वीकारता भी है। हमारे साथ शब्बीर अहमद डार साहब हैं जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि अच्छा शब्बीर साहब ये बताइए कि आप लगातार योग को लेकर के आप काम करते आ रहे हैं लंबे अरसे से, किस तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं और क्या कुछ सिखाते हैं बच्चों को? जी अभी 2004 से हम JNK स्पोर्ट्स काउंसिल में योग करा रहे हैं। अभी अब तब जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम बहुत ज़्यादा ये ना क्या बोलते हैं कि अवेयरनेस कम थी लोगों में, तो अभी अवेयरनेस होगी जब से 2014 से स्पेशली या 15 से हम बोल सकते हैं, जब से इंटरनेशनल डे डिक्लेयर हुआ है तब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आई है बच्चों में। और यहाँ पे अवेयरनेस भी लोगों में है अब कि योग के फ़ायदे क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है। और एक वो अब उसको कहीं किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे नहीं लेते, वो आप उसको लाइफस्टाइल के रूप में लेते हैं। कब से आप योग कर रहे हैं? मैं पिछले साल से कर रही हूँ, अगस्त से। अच्छा, कितने खुशी की बात है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जहाँ प्राइम मिनिस्टर, हाँ मैंने नेशनल भी खेला, बहुत अच्छा लगा मुझे खेलना। नहीं कल जब प्रोग्राम होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी खुशी की बात है आपके लिए? बहुत अच्छा लगेगा मुझे। क्या सोचा है मन में कुछ? मोदी जी भी आएंगे हमारे PM, तो हम उनके सामने करेंगे, बहुत प्राउड फील होगा हमें वगैरह। आप पार्टिसिपेट करोगे योगा दिवस में, क्या तैयारी है आपकी? जी हमने बहुत तैयारी करके रखी, हमने बड़ी मेहनत की है इसके लिए, क्योंकि जो मोदी जी आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि मतलब हम पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि वो हमारे कश्मीर में आएंगे, हमारे लिए आएंगे, तो हम उनको वेलकम करना चाहेंगे बड़ी खुशी के साथ। और हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने यहाँ योगा का प्रकाश किया, यानी उन्होंने यहाँ योगा सीखने के लिए यानी इन सर को भेजा, जो सर हैं ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हम भी सर की तरह बहुत अच्छे, मतलब हम भी इनकी तरह बहुत अच्छे उस्ताद बन सके, जो कल को हम भी सिखा सके। ऐसे ही बच्चे लगातार कई सालों से योग आसना कर रहे हैं और एक स्पोर्ट्स के तौर पे भी इसको अपना रहे हैं और ये प्रैक्टिस चल रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, डल लेक के किनारे जो शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे, उसकी तैयारी हो रही है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री का स्वागत बेहद पारंपरिक तरीके से किया जाएगा। कैसी हैं तैयारियां और कैसा है उनका पारंपरिक परिधान, जाते जाते आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की ये खास बातचीत। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। PM मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिन का ये दौरा है और उसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, खास तैयारी है। आप देखिए ये ट्रेडिशनल वेलकम की पारंपरिक तरीके से कश्मीर में कैसे वेलकम किया जाता है, इसकी तैयारी हो रही है। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं जो बताएंगी कि आपने ये जो पोशाक पहना है वो किस तरह का ट्रेडिशन है, कैसे आप वेलकम करेंगे? ये कश्मीर का ये कल्चर है जिसको कश्मीरी पंडित कहा जाता है। ये यहाँ पे हुआ करता था और कश्मीरी औरतें जो होती थी ये कपड़े पहना करती थी।
बहुत सारे फेरन इसको कहते हैं। और आप बताएं कि आप इस कलर के पहनी हुई हैं, ग्रीन कलर का, तो इसका क्या महत्व है, क्या ट्रेडिशन है? ये हमारा ट्रेडिशनल फेरन है, कश्मीरी फेरन, जो कि ट्रेडिशन में आता है, और तुमार हम इसको बोलते हैं। इसी की ये पूरी ज्वेलरी होती है और यहाँ पे हम पीएम मोदी साहब का वेलकम करने आए हैं पूरा ट्रेडिशनल पहन के, ताकि वो भी देखें कश्मीर की ब्यूटी क्या है, कश्मीर के लोग कैसे कल्चर में रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपके यहाँ हो रहा है, इसको लेकर के क्या उत्साह है? जी, योग दिवस हो रहा है, हम बहुत खुश हैं यहाँ पे कि पीएम मोदी साहब खुद यहाँ आ रहे हैं दिवस मनाने, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं सब के लिए। प्रधानमंत्री के स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है श्रीनगर में और बहुत ही पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, श्रीनगर।